नमस्कार। तो लाला रामदेव 2 बार सुप्रीम कोर्ट से डांट खा चुके हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी कि आप तुरंत हाजिर हों और क्षमा मांगें। कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप पब्लिकली क्षमा मांगें, 1 हफ्ते के अंदर मांगें और उसके बारे में जितने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आप देते रहे उतना एडवर्टाइज करके क्षमा मांगे। उनके वकील मुकुल रोहतगी जी ने भी कोर्ट से कहा कि हम क्षमा मांगने को तैयार हैं। अब ये मौका है जब हमें रामदेव जी के करियर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेनी चाहिए। रामदेव जी कहाँ पैदा हुए, किस तरह से राम किशन यादव से बाबा रामदेव बन गए, कौन लोग उनके पृष्ठभूमि में हैं, ये सब बहुत कम लोग जानते हैं। उनके बारे में एक किताब लिखी है प्रियंका नारायण ने, जो अब आपको किसी भी बुक स्टॉल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी किताबें जो किसी के बारे में सच उजागर करती हैं वो उस आदमी के बड़े होने के बाद गायब कर दी जाती हैं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी की किताब गायब हो गई। खैर, रामदेव हरियाणा के एक बहुत गरीब जिले में पैदा हुए, ऐसा बताते हैं। वो खुद कभी नहीं कहते कि वो राम किशन यादव कहाँ पैदा हुए थे, लेकिन जहाँ से हम जानते हैं 90 के दशक में वो हरिद्वार पहुँच गए। और ऐसा सबका मानना है कि रामदेव की उम्र इस वक्त 57-58 साल की होनी चाहिए। बाल उनके काले जरूर हैं, लेकिन ऐसा करने से नहीं है, रंगने से हैं। तो वो पहुंच गए 90 के दशक में हरिद्वार। वहां पर उनकी मुलाकात हुई शंकर देव महाराज से। शंकर देव बहुत पुराने बाशिंदे थे, उनके गुरु भी वहीं रहते थे। उनके पास बहुत सारी जमीनें थी जिनमें बाग लगे हुए थे, और आम के और अमरूद के बाग लगे हुए थे। तो शंकर देव ने सोचा कि मैं इन लोगों को अपना शिष्य बना लेता हूँ। इन लोगों से मतलब यहाँ पे रामदेव और उनके साथी नेपाली बालकृष्ण सुवेदी, इनको उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। साथ में और एक बहुत अच्छे आदमी थे जिनका नाम है करमवीर, वो भी इनके साथ जुड़े हुए थे। करमवीर वाकई में डिग्रीधारी, यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे और जानकार व्यक्ति हैं, जो अब बाद में मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो अब इन लोगों से अलग हो चुके हैं। तो शंकर देव ने इनको अपने आश्रम में जगह दी। ये पहले वैसे ही छुट्टा घूम रहे होते थे हरिद्वार में। कनकल में उनको जगह दी, अपने जो जहाँ आज पतंजलि स्थापित है वहां जगह दी। और जिस तरह से वो बुजुर्ग होते चले गए, उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की जिसमें इन तीनों को उसका सदस्य बनाया 2007 में। तब तक ये ट्रस्ट काफी बढ़ चुकी थी, उसका नाम होने लगा था, पैसा बहुत आने लग गया था, और इसमें लाला रामदेव की मेहनत भी थी। बालकृष्ण ने कुछ अपनी दवाएं भी बनाना शुरू कर दी थी। तो इस ट्रस्ट का 2007 में एक दिन शंकर देव सुबह 5 बजे कहीं निकले और उसके बाद कभी लौट के नहीं आए। उस वक्त माननीय श्री लाला रामदेव लंदन की यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वापस आना जरूरी नहीं समझा। वो 2 महीने बाद वापस आए अपनी यात्रा फिनिश करके। हालांकि उनके गुरु 2 महीने से गायब थे, इसकी उन्हें सूचना थी। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। खैर, शंकर देव गायब हो गए। तो जिस तरह से जिंदगी हादसों का सफर होती है, उस तरह से रामदेव की जिंदगी भी हादसों का सफर है। इनके साथ और एक व्यक्ति जुड़े थे जिनका काफी नाम है, जिनका नाम है राजीव दीक्षित। वो एक दिन छत्तीसगढ़ के भिलाई आए हुए थे और वहां अचानक उनकी मृत्यु हो गई। ये बात है 2010 की। ये
रामदेव और राजीव दीक्षित इन लोगों ने मिलकर एक स्वाभिमान मंच बनाया हुआ था। ये राजीव दीक्षित भी पढ़े लिखे आदमी थे, आईआईटी से उन्होंने एमटेक किया था, लेकिन उनका विश्वास आयुर्वेद पर था। तो उन्होंने ये जितना भी स्वाभिमान मंच टाइप का जो राजनीतिक और आयुर्वेद को जिंदगी की पद्धति बनाने का जो पूरा बखेड़ा है, ये राजीव दीक्षित का खड़ा किया हुआ था। अचानक 2010 में दुर्ग में, भिलाई में उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में, जिसका रामदेव ने उनके मृत शरीर को हरिद्वार में रिसीव किया आश्रम में और उसे मुखाग्नि दी। लेकिन वहां पे मौजूद 50 लोगों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले इसका पोस्टमार्टम करा लिया जाए क्योंकि शरीर नीला पड़ गया है। लेकिन रामदेव ने मना कर दिया और उनको मुखाग्नि दे दी गई। तो ये एक और हादसा, दुर्ग में हादसा हुआ और वो वहां पर उनको जला दिया गया। अब तीसरा हादसा हुआ जब एक दिन इन्होंने करमवीर को धीरे से अपने ट्रस्ट में से निकाल दिया। तो आजकल करमवीर जिंदा है, लेकिन उत्तराखंड और महाराष्ट्र वगैरह कहीं कहीं पे उनके अपने आश्रम चल रहे हैं और वो फ्री में योगा वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं। बहुत धीर गंभीर व्यक्ति हैं। अब आप ये देखें कि इतने बड़े आश्रम और पतंजलि जो पीठ का निर्माण इन्होंने किया, ये सब के पैसे आए, ये सब हुआ, लेकिन इसके जो ओरिजिनल लोग थे वो धीरे धीरे पर्दे से गायब होते गए हैं। 2012 में गुरु शंकर देव की फाइल फाइनली बंद कर दी गई। सीबीआई जांच वगैरह हुई, कुछ नहीं मिला, ना शंकर देव मिले, ना उनके बारे में कोई खबर मिली। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि पूरी ट्रस्ट पर रामदेव और बालकृष्ण का कब्जा हो गया। इस बीच में रामदेव ने गुजरात, वो पहले से जाते रहते थे योगा कैंप वगैरह के लिए, वहां उन्होंने मोदी जी से संबंध बना लिए थे। तो पिछले 5-10 साल यानी 2014 के 5-7-10 साल पहले थे वो मोदी जी के कनेक्ट में थे और उनसे उनके संबंध मधुर होते गए थे। ये मत भूलिए कि रामदेव कोई ओरिजिनली बीजेपी के आदमी नहीं है, पहले वो कांग्रेसी थे। उनके बहुत अच्छे संबंध थे एनडी तिवारी से। एनडी तिवारी ने उन्हें एक सेल्स टैक्स केस से बचाया भी था। एनडी तिवारी के बाद उनके बहुत अच्छे संबंध थे समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह वगैरह से। तो ये संबंध बनाने में माहिर हैं। इन्होंने मोदी जी से संबंध बनाए और उसके बाद 2014 से इन्होंने बहुत बड़ा पूरे राष्ट्र में बखेड़ा खड़ा किया कि पेट्रोल 35 का हो जाएगा, डॉलर इतने का हो जाएगा, जिनसे इनका कोई संबंध नहीं। ये कितना पढ़े लिखे हैं इसका किसी को ज्ञान नहीं, लेकिन ये दुनिया को ज्ञान बांटते रहे। एक वक्त ऐसा था 2015 से 16 के बीच में, जब भारतीय टेलीविजन इतिहास का सबसे बड़ा मौका आया। हर 30 सेकंड में किसी न किसी चैनल पर रामदेव जी या तो इंटरव्यू हो रहा था या उनका एड चल रहे थे। 2016 में एक हफ्ते में रामदेव के 12,000 एड रिलीज होते थे। 2.5 लाख टेलीविजन अपीयरेंस होती थी उनकी। इस वजह से जो आदमी 12,000 एड रिलीज कर रहा है, यानी एक एड 10 सेकेंड या 12 सेकेंड का होता है या 20 सेकेंड का होता है, वो सोचिए कितने करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। उस वक्त 2015-16 में वो देश के सबसे बड़े एडवर्टाइजर थे। सारे चैनल उन्हें प्यार करते थे क्योंकि वो पैसा दे रहे थे और वो उनके यहाँ इंटरव्यू देते रहते थे, हर सब्जेक्ट पे बात करना। खैर, जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने योगा डे शुरू करवा दिया। योगा को एक सामाजिक काम बताते हुए उसे योगा की ट्रेनिंग देना और योगा के सेंटर खोलना और ये सबको सारे टैक्स मुक्त कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से इनकी आमदनी वो बढ़ती गई। इन्होंने फिर रुचि सोया खरीदा। ये सब अब काफी लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने 4-5 हजार करोड़ में रुचि सोया खरीदा, जिसकी की देनदारी ही 7,000 करोड़ की थी। खैर,
बात आगे बढ़ाते हैं। 2016 में वो देश के सबसे बड़े एडवर्टाइजर बन गए। 2019 में एक बार अचानक बालकृष्ण को फूड पॉइजनिंग हो गई, उनका भी शरीर नीला पड़ने लग गया और वो अस्पताल में भर्ती कराए गए। ये याद रखिए कि कोई भी योगा गुरु हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे बालकृष्ण, चाहे रामदेव, ये चाहे जितनी भी बातें कर रहे हो आयुर्वेद और योगा की, जब वक्त आता है तो अस्पताल नहीं जाना पड़ता है एलोपैथी के लिए। रामदेव ने इनको भी भर्ती कराया, बालकृष्ण को। बालकृष्ण किसी तरह बच गए। तो रामदेव ने कहा कि किसी ने उन्हें पेड़ा वेड़ा खिला दिया था, जिसकी वजह से उनको ये फूड पॉइजनिंग हो गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि हार्ट अटैक आया था। बहरहाल बालकृष्ण, जो कि एक नेपाली हैं, वो अभी भी जिंदा हैं और आज 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। अब बात करते हैं इनके दवाइयों की। आज रामदेव 45 तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां बेचते हैं, जिनमें से आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ 5 दवाइयों की टेस्टिंग हुई है। उसमें से सिर्फ 2 दवाइयों को आयुर्वेद का जो मंत्रालय आयुष, उसका सर्टिफिकेशन प्राप्त है। यानी जो 45 दवाइयां हैं वो बिना टेस्टिंग, बिना इसके, क्योंकि सिर्फ रामदेव ने बनाई है इसलिए आज मार्केट में उपलब्ध है। उनका इतना बड़ा जो शॉप्स का नेटवर्क है वो उन्हें बेच रहे हैं। ये सारी दवाइयां बिना सर्टिफिकेशन के, बिना टेस्टिंग के, बिना ह्यूमन टेस्टिंग के, बिना जो एक पूरा टेस्ट का एक फॉर्मूला है, टेस्ट की एक रिक्वायरमेंट है, उसको बिना पूरा किए हुए ये सारी दवाइयां आज मार्केट में उपलब्ध है और आप लोग और हम लोग खा रहे हैं इसे। तो खैर, आप अपने रिस्क पर खाइए इनकी दवाइयां। मैंने इंडिया टुडे में रहते हुए 2007 में एक एलिगेशन हुआ था इनके ऊपर कि ये अपनी दवाइयों में हड्डियां मिला रहे हैं, ह्यूमन डीएनए मिल रहा है उनकी दवाइयों में। कौन सी दवाइयों में? जिससे दर्द का निवारण होता है, आपके घुटनों का दर्द है, ये वो, उन सब तरह की दवाइयों में, किडनी की लिए, और इस तरह के जो आयुर्वेदिक उस समय बेच रहे थे, उसका मैंने जाकर कनखल भी किया था इनके साथ में, बॉम्बे भी गया था, नासिक गए थे, बहुत जगह मैंने खुद देखा कि हाँ, इसमें ह्यूमन डीएनए मिल रहा है। इसकी रिपोर्ट आप इंडिया टुडे के 2007 के अंक में देख सकते हैं, अगस्त में। खैर, ये बात एक बड़ी आश्चर्यजनक है हमारे इस दौर की कि एक आदमी जो चाय बना रहा था वो किस तरह से आगे चलकर प्रधानमंत्री बना। एक आदमी जो हरियाणा की एक गरीब गांव में पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, वो साइकिल चला रहा था 90 के दशक में हरिद्वार में, वो आज प्लेन में चल रहा है, 25,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। और FMCG यानी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जितने भी टूथपेस्ट और ये दुनिया भर की जो भी रामदेव के लेबल से बिक रही हैं, पतंजलि लेबल से, उनका मालिक है। तो ये आधुनिक भारत का आईना है। ये 2 महापुरुष जो हैं, ये आज हम जिस जगह पे खड़े हैं इसका आईना है। ध्यान रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।